हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि हमारे पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है उसमें हम साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस पहला पार्ट देख चुके हैं। ओके, पहले पार्ट में हमने कहाँ तक कवर पढ़ लिया था। इसमें पहले पार्ट में अगर आप देखें तो हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी तक कवर अप कर चुके थे। अब उसके आगे आज हम कवर अप करेंगे। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्लेटफॉर्म पर आप हों वहाँ पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे क्या होगा, इससे मेरा वीडियो प्रमोट होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका कुछ नहीं जाना है। और इस ऐसा वीडियो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक बात और बता दूं आपको। ये मेरा आप देखेंगे यहाँ पर, ओके, ये मेरा यूट्यूब चैनल है डिलीजेंस क्रैक एग्जाम करके। आप यहाँ पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप देखें यहाँ पर सारी वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है आपका, फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में कवर है? पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स कवर है। और इसके अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, गारंटीज दी है आपको 6 फंडामेंटल राइट्स की। अब वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये जो ओवरऑल जो आपके बेसिक हेड है, ठीक है, इनके अंदर में आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स जब मैं टॉपिक कवर करूंगा उसके अंदर में कई सारे सब हेडिंग्स आप देखेंगे। पर ये जो मेन हेडिंग्स हैं इनको पहले तो आप याद कर लो। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। साथ ही साथ इनकी जो आर्टिकल्स हैं 14 to 18 में राइट टू इक्वलिटी है, 19 to 22 में आपका राइट टू फ्रीडम है, 23 से 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 29 से 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, और आर्टिकल 32 में आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अब जब मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा ना तो आप इसमें देखेंगे कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट टू गेट अपॉर्चुनिटीज, तो ये सारे आप देखेंगे ना, तो ये आप जब मैं फंडामेंटल राइट डीप में कवर करूंगा तो उसमें आएगा, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इसके साथ आप यहाँ पर देखें कि पहले अभी जो ये 6 हैं, पहले 7 थे, ठीक है। 7वां कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट था। उसको अभी क्या किया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 1978 में। ओके, इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी का ही टाइम पीरियड है 1975 से 76, आप देखिए इमरजेंसी है। उसके बाद 1978 में आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जहां पर क्या किया गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी है आपका उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अब फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं एक लाइन में बेसिक डिफरेंस आपको बताऊंगा तो मैं कहूँगा फंडामेंटल राइट वो राइट्स हैं जिनके वायलेशन पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर लीगल राइट की बात आती है तो लीगल राइट में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकें। तो याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका लीगल राइट है, अंडर आर्टिकल 300A के तहत आपका लीगल राइट बन चुका है राइट टू प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से इसको, फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया है। इसके आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट का जो मतलब है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या, मेरे क्या राइट्स हैं, ओके, वो आपको पॉलिटिकली मुझे देने पड़ेंगे। कोई भी सरकार आपके वो राइट्स नहीं छीन सकती। अगर वो राइट्स छीनेगी तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर इंटरवीन करेगा कि ये फंडामेंटल राइट है। ओके, सुप्रीम कोर्ट को गारंटर के तौर पर यहाँ पर बिठाला गया है। ओके, कोई भी लॉ हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जैसे कि ऑर्डिनेंस के तहत हो या फिर ऑर्डिनरी पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया जा रहा है, उसके तहत भी आपके फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर वायलेट नहीं किया जाता। ये उन पर एक लिमिटेशंस की तरह काम करता है कि ये राइट्स पर आप तानाशाही नहीं दिखा सकते हैं। सेकेंडली इसका मतलब क्या है, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा कि ये जो लॉ है ना, ये आप नल एंड वाइड है आपका लॉ, इस लॉ को आप नहीं इन्फोर्स कर सकते हैं। सो ये वही पॉइंट है कि ये जस्टिसेबल है, मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा। जो एग्रीड पर्सन है यहाँ पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कैसे? यहाँ पे कई सारे रेट्स होते हैं। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का आप देखेंगे या अंडर आर्टिकल 32 जब देखेंगे तब मैं आपको सारे रेट्स बताऊंगा। उन रेट्स का इशू करते हुए यहाँ पर
जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो विक्टिम है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर अप्रोच कर सकता है कि उसका फंडामेंटल राइट यहाँ पर वायलेट हुआ है। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे जो फंडामेंटल राइट है आपका वो एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, कुछ जगहों पर उन पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर रखी गई हैं। मतलब कि आप देखें पब्लिक यहाँ पर हार्मोनी बनी रहे, ठीक है, पब्लिक हार्मोनी हो, यहाँ पर पब्लिकली कोई भी डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो, उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए इन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी कुछ कुछ हमने लिमिटेशंस लगाई हैं। वो फंडामेंटल राइट्स आपके एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, उनको पार्लियामेंट क्या कर सकता है, उनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो इंटरवीन नहीं हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, उनको कर्टेल भी कर सकता है, रिपील कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आर्टिकल 368 इसको अमेंड और रिपील भी कर सकता है पार्लियामेंट। इसके बाद आपके अगर आपको पता है कि 3 टाइप की आपकी इमरजेंसी होती है, इन इमरजेंसी में बेसिकली क्या आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर ऑपरेशन में नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होंगे जब आपकी नेशनल इमरजेंसी होगी। याद रखिएगा किस इमरजेंसी में आपके 3 टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो आपकी जब नेशनल इमरजेंसी होगी तो आपके फंडामेंटल राइट्स ऑपरेशन में नहीं होंगे। सिर्फ 2 ही फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि गारंटीड की गई हैं कि इन्हें कोई भी नहीं छू सकता है, इन्हें पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती अंडर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। याद रखिएगा, ये आपका पीसीएस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल को आप फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के समय कौन से फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21। आई होप आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है आपका, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, एक नोवेल फीचर बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको पार्ट 4 में कवर अप किया गया है और 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज में यहाँ पर इनको बांटा गया है। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट में देखा, आपका फंडामेंटल राइट आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को यहाँ पर प्रमोट करता है। उसी तरीके से जो डीपीएसपी है ना बेसिकली आपका, वो क्या करता है, सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। मतलब क्या है सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, यहाँ पर आप कोई लॉ नहीं बना सकते हो। सोशल इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स ऐसे लेने होंगे कि यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मेंटेन हो। मतलब कि क्या है कि जो एक निचले तबके का आदमी है और जो सबसे ऊंचे तबके का आदमी हो ना, वहां पर डेमोक्रेसी हो, सबके पास इक्वल राइट्स हो, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो क्या है आपकी, वो आपकी सोशल डेमोक्रेसी है ना। सबको बोलने का बराबर राइट है। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाला है उसके पास ज्यादा राइट्स हो और जो पैसे वाला ना हो उसके पास कम राइट्स हो, ऐसा नहीं है। तो ये आपकी सोशल डेमोक्रेसी है। इसका यहाँ पर मेन एम क्या था, एक वेलफेयर स्टेट्स को यहाँ पर क्रिएट करना इसका मेन एम था, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या किया गया, इसको नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया है। नॉन जस्टिसिएबल का मैंने आपको जैसे कि बताया था कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपको वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी अगर ना हो तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब ऐसा क्यों रखा गया, ऐसा रखने का कारण था कि आपको पता है कि इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ आपका। उस समय इंडिया में पॉवर्टी की जो कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा थी। ओके, हर घर में बेसिकली आप देखेंगे कि गरीबी, आप देखेंगे हर घर गरीबी रेखा के नीचे था लगभग, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा थी, इलिटरेसी ज़्यादा थी, डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, वास्ट कंट्री था। तो अगर वहाँ उस समय हम स्टेट्स के ऊपर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का बोझ डाल देते ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी जो आज हम देख पा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाती। तो यही सोचते हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स हैं, उन्होंने इसको क्या किया, नॉन जस्टिसिएबल बनाया। उन्होंने कहा कि हालांकि ये ऑटोमेटिक ही जस्टिसिएबल हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इनको प्रमोट करने के लिए स्टेप्स नहीं लेगा, हर 5 साल में चुनाव है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर इनके लिए स्टेप्स नहीं लेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारी स्कीम्स आ रही हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम हो गई, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ आपकी कई सारे गवर्नेंस के लिए प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। तो ये सब क्यों किए जा रहे हैं, बेसिकली ये आपके क्या कर रहे हैं, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तो ही मेंटेन कर रहे हैं ना।
ओके और जब ये सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं इन्हीं कामों को देखते हुए तो ना, तो आप हर साल 5 साल बाद जो वोट होते हैं वहाँ पर आप वोट देने जाते हैं, तो इसलिए डीपीएसपी को बेसिकली यहाँ पर नॉन जस्टिसिएबल बनाया गया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। यही लिखा है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशन itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the states to apply these principles in making law। और यहाँ पर कोई मोरल ऑब्लिगेशंस लगा दिया स्टेट्स के ऊपर कि आपको इनको करना होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। यहाँ पर आप जब मैं डिटेल में जब आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, अभी के लिए मैं इससे आगे चैप्टर में बताऊंगा, अभी के लिए यहाँ पर इतना देख लीजिए। एक फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर क्या किया जाता, वायलेट किया जा रहा था। ओके क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हम डीपीएसपी को यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। अब डीपीएसपी को प्रमोट कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक जजमेंट आई थी मिनर्वा मिल केस की, सुप्रीम कोर्ट की 1980 में जजमेंट आई थी आपकी। उस जजमेंट में कहा गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बैकड्रॉप पर, मतलब इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डीपीएसपी को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते। इन दोनों को आपको बैलेंस करके चलना होगा। ओके इन दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। तो मिनर्वा मिल केस याद रखिएगा क्या है, 1980 में आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर आया था। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की यहाँ पर बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज की आप देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली आपकी ओरिजिनली देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं डाला गया था। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशंस में आपका नहीं था। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज आई कब? जब आपका इंदिरा गांधी जी का समय था, इमरजेंसी का समय चल रहा था आपका, उस समय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी यहाँ पर बिठाई गई और उन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर होनी चाहिए। ओके और उन फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकी रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिकमेंडेशंस पर यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ओके ऑफ 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिसमें क्या किया गया, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर इंक्लूड की गई, ठीक है। इसके तहत यहाँ पर क्या हुआ, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर डाली गई। साथ ही साथ यहाँ पर आपका पार्ट 4A में ये इनको इंक्लूड किया गया। ओके और आर्टिकल क्या हो गया, आर्टिकल 51A। तो तीन चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। अभी आप देखते हैं एट प्रेजेंट फंडामेंटल जो ड्यूटीज है आपकी, वो टोटल कितनी है, वो टोटल 11 है। 10 तो हो गई थी आपकी 1942 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। जो 11वीं हुई आपकी वो कब हुई, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2002 में जो हुआ था, उसमें आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया, जो कि क्या था आपका, जो कि था आपका 6 से 11 11 बोल रहा हूँ मैं, 14 तक की जो आपकी एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत यहाँ पर जोड़ा था। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि पार्ट 4A में आपको डाला गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, अंडर आर्टिकल 51A में डाला गया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसमें कुछ ड्यूटीज़ आपकी इस प्रकार से हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना होगा, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना होगा, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना होगा, सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को रिस्पेक्ट करना होगा, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंगस्ट ऑल द पीपल, रिच हेरिटेज को बेसिकली आपको प्रिजर्व करना होगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिस तरीके से आपको अपने फंडामेंटल राइट्स याद रहते हैं ना, ये मेरा राइट्स है, उसी तरीके से आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी याद होनी चाहिए, जो कि आपको समय समय पर रिमाइंड करेगा, सर्व एज अ रिमाइंडर टू सिटीजन्स कि आप अपने जो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं ना, उसके साथ ही साथ आपके पास कुछ ड्यूटीज़ हैं। ओके उन्हें भी, कंट्री के लिए आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, सोसाइटी के लिए आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, अपने सिटीजनशिप जो आपके साथ के लोग हैं ना, उनके प्रति आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती है, आप उन ड्यूटीज़ को आपको यहाँ पर फुलफिल करना होगा। साथ ही जैसा कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि आपके नॉन जस्टिसिएबल हैं नेचर में, उसी तरीके से आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसिएबल हैं नेचर में। ओके अब मेरे ख्याल से नॉन जस्टिसिएबल का आपको मतलब बिल्कुल ही क्लियर यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया होगा। इसके बाद आता है आपका सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है सेकुलर स्टेट। 11th साइलेंट फीचर है जो आपका, वो है आपका
सेकुलर स्टेट। अब इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोला है आपका सेकुलर स्टेट के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आपको एक सेकुलर स्टेट, इंडिया एक सेकुलर स्टेट की तरह काम करेगा। मतलब कि इंडिया ने कोई भी ऑफिशियल रिलीजन अपना डिक्लेयर नहीं किया है। जिस तरीके से पार्टीशन के समय पे पाकिस्तान ने इस्लाम को अपना बेसिकली आप देखें ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया था, इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, क्योंकि बनी बात है, इंडिया ने कहा था कि हमारे यहाँ पे तो सारे धर्म के बढ़िया रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। तो डेफिनेटली हमारा कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल रिलीजन यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर सेकुलर की बात करते हैं तो सेकुलर की जो कॉन्स्टिट्यूशन में किस फीचर से हमें रिवील होता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सबसे पहले आप देखें कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहले से ही ऐसा नहीं है कि 1976 में ही सेकुलर टर्म ऐड हुआ, 1976 के पहले से ही आप देखें तो सेकुलर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली दिखा दिया गया कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, प्रियम्बल में यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप देखेंगे प्रियम्बल में कहा गया है कि जितने भी सिटीजन है ना इंडिया के, उनको लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की आ जाती है कि वो अपना कोई भी फेथ, कोई भी वर्शिप, किसी को भी वर्शिप, किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। उनका कोई भी किसी पर भी विश्वास हो सकता है। ये लोगों की आज़ादी होगी, लोगों की सोच होगी कि उन्हें क्या करना है। साथ ही साथ स्टेट अंडर आर्टिकल 14 में क्या कहा गया, अंडर आर्टिकल 14 में क्लियरली बोला गया है कि स्टेट किसी भी पर्सन को यहाँ पर डिनाई नहीं करेगी फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पर सबके पास होगा। ठीक है, अंडर आर्टिकल 14 चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अंडर आर्टिकल 14 किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उसके पास उसको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ना ही अंडर आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो अंडर आर्टिकल 15 स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अपॉर्चुनिटी में भी इक्वलिटी होगी आपकी, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। पब्लिक मैटर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि कई बार आप देखते होंगे कि कई जगह पर जैसे कि जो कई आपके हैं कहाँ कहीं पर मतलब किया जाता है कि सिर्फ हिंदू ही काम कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसेस में मुस्लिम्स में सिर्फ मुस्लिम ही काम कर सकते हैं, जैनों में सिर्फ जैन ही काम कर सकते हैं। तो ये जो अंडर आर्टिकल 16 है ना, वो आपका पब्लिक प्लेसेस के लिए याद रखिएगा। प्राइवेट प्लेसेस में आप ये रोक टोक नहीं कर सकते हैं, वो उनके ऊपर होगा कि उन्हें किससे काम पर अपने रखना है। ओके, तो ये पब्लिक प्लेसेस के लिए याद रखिएगा। अंडर आर्टिकल 25 क्या कहा जाता है, अंडर आर्टिकल 25 कहा जाता है कि पर्सन्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी, कि वो फ्रीडम होगा, दैट फ्रीडम ऑफ कंसाइज, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एंड रिलीजन। उनके पास आज़ादी होगी अंडर आर्टिकल 25 की वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी धर्म को यहाँ पर लोगों तक प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बंदिश लगाई है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, जो आप वो लिमिटेशन है यहाँ पर जो भी आप करेंगे ना, वो अगर दूसरा एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है, आप उसको फोर्सली नहीं कर सकते हो कि आपको ये धर्म अपनाना होगा। ओके, फोर्सफुली आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि आप अपना धर्म परिवर्तन करें। जिस तरीके से अभी आप देखेंगे यूपी में, एमपी में और कई अदर स्टेट्स में यहाँ पर लॉ लेकर आया है कि रिलीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगा। क्योंकि कई सारे यहाँ पर र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे और कुछ हकीकत भी था कि कई सारे कुछ धर्म ऐसे हैं जो फोर्सफुली यहाँ पर दूसरे धर्मों को फोर्स कर रहे हैं कि अपना धर्म चेंज करें। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है। ओके, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अंडर आर्टिकल 26 का क्या कहा गया है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस होते हैं बेसिकली ये उन सेक्शन को उनके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने रिलीजियन अफेयर्स को मैनेज करें। अंडर आर्टिकल 27 कहा गया है कि किसी भी पर्सन को यहाँ पर कंपेल्ड फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो टैक्स पे करे किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ओके, और नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए उस पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो यहाँ पर टैक्स पे करेगा। अंडर आर्टिकल 28 का क्या कहा गया है, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय द स्टेट। अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट्स के द्वारा या तो पार्सली फंड आ रहा है या कंप्लीटली फंड आ रहा है, ये मेंटेन किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा,
वो रिलीजन वहाँ पर कोई भी धर्म से रिलेटेड एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ओके, इसके बाद अंडर आर्टिकल 29 क्या कहा गया है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन सेल हैव द राइट टू कंजर्व, किसी भी सेक्शन, किसी भी धर्म की, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजोरिटी में हो, किसी भी धर्म के लोगों के पास ये अधिकार होगा कि वो उनकी जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसको क्या कर सकें, उसको कंजर्व कर सकें। ठीक इसी तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास राइट होगा कि वो एस्टेबलाइज कर सकें और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जहां पर वो अपनी बेसिकली, लेकिन वो क्या होना चाहिए, स्टेट फंडेड नहीं होना चाहिए, जहां पर वो अपने धर्म की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, लेकिन वो स्टेट से फंड नहीं होना चाहिए। अब डीपीएसपी तो सारे हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स की। डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 44 में बताया गया है कि स्टेट को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए सारे सिटीजन्स के लिए आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है बेसिकली, जब हम डीपीएसपी देखेंगे ना तो उसमें इसको डिटेल्स में यहाँ पर देखेंगे। अभी यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया के जो सेकुलरिज्म है और जो वेस्टर्न का सेकुलरिज्म है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का जो सेकुलरिज्म है ना वो बेसिकली नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पॉलिटिकल और रिलीजन्स को कम्प्लीटली क्या किया है, अलग किया गया है। मतलब कि यहाँ पर बेसिक रीजन क्या है आपके, जो कि आपका क्रिश्चियनिटी जो चर्च के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे अगर चर्च से कोई लोग परेशान भी है ना तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपके स्टेट जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करेगा कुछ भी हो जाए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, अगर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किसी भी आम लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है ना तो यहाँ पर क्या करेगा, स्टेट इंटरफियर करेगा। और अगर स्टेट नहीं करेगा तो यहाँ पर फिर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर इंटरफेरेंस की अपील कर सकते हैं कि यहाँ पर इंटरफेयर किया जाए। ओके, अब ऐसा क्यों है? अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सिर्फ एक ही रिलीजन है, पर यहाँ पर सिर्फ इंडिया में क्या मल्टी रिलीजियस हैं। अब वहां पर अगर वो आपस में लड़ गए, जो रिलीजियस है, कई सारे रिलीजन्स जो हैं आपस में अगर लड़ जाते हैं तो इन्हें कौन संभालेगा। इसलिए हमने क्या किया है, हमने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट किया है कि सबसे बड़ी बात है हमारे लिए बी द पीपल, जो कि प्रेम्बल में कहा है, अगर लोगों को परेशानी हुई तो हम इंटरफियर करेंगे। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि हम सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, सारे रिलीजन्स हमारे लिए इक्वल हैं और सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे, इक्वली प्रोटेक्ट करेंगे, किसी भी रीजन को ऊपर नीचे तरीके से नहीं देखेंगे, सब हमारे लिए बराबर हैं। ओके, इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, इसके बाद इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था ना उसको खत्म कर दिया गया है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि आपका 1909 में पहली बार मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा आपका आया था। जिसने ये सब नहीं पढ़ा है तो वो मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं डिटेल में। तो फिर उसके बाद 1919 में आगे बढ़ाया गया, क्रिश्चियनिटी को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, 1935 में वुमेन्स को दिया गया। तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। इसमें बेसिकली क्या था, इसमें बेसिकली ये था कि अगर यहाँ पर कोई एक ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप है, तो मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस सिस्टम को यहाँ पर ख़त्म कर दिया क्या, ठीक है, दैट इज द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो सिस्टम यहाँ पर खत्म कर दिया गया। उसके बदले हम क्या लेकर आए, यहाँ पर हमने यहाँ पर टेम्परेरी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया। किसको? शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को। आप देखेंगे जो प्रॉपरली एडिक्वेटली यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, रिप्रेजेंटेशन नहीं था उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उनके लिए बेसिकली हम यहाँ पर एक टेम्परेरी रिजर्वेशन यहाँ पर लेकर आए। जैसा कि आप देखेंगे, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपका, वो क्या कहता है, जो SC ST का रिजर्वेशन था बेसिकली वो 70 साल के लिए था, उसको बढ़ा के 80 साल के लिए यहाँ पर कर दिया गया। और इसी एक्ट में एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको खत्म कर दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा सेकुलरिज्म पर मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर पूरा बताया है। आगे बात करते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या है आपका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है आपका यहाँ पर कि एक उम्र से ज़्यादा, मान के चलें एक्स उम्र है, तो उस उम्र से ज़्यादा कि सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म से हो, रेस से हो, रिलीजन से हो, एथिक्स से हो, नो मैटर इथनिसिटी से हो, सबको यहाँ पर राइट होगा वोट करने का। उनकी क्या प्रॉपर्टी है ये मैटर नहीं करेगा। एक उम्र से ज़्यादा, एक्स उम्र यहाँ पर फाइंड आउट की गई, उस उम्र से ज़्यादा के सभी लोग यहाँ पर वोट करेंगे। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर अडेप्ट किया आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी।
लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का सिस्टम यहाँ पर चूज किया गया। पहले जो यहाँ पर एज थी ना कि वोटिंग की एज 21 साल थी, 21 साल के ऊपर के सभी लोग यहाँ पर वोट करेंगे, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ओके में क्या किया गया, इस एज को 18 साल कर दिया गया। अब 18 साल की, आज के समय पे 18 साल के ऊपर के सभी लोग यहाँ पर वोट करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ, कोई मैटर नहीं कर सकता है। वो अगर 18 साल के ऊपर के हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो वो यहाँ पर वोट देंगे। जो यहाँ पर आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो इंट्रोडक्शन किया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा, वो एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था एंड हाईली रिमार्केबल एक आप देख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पूरी कंट्री में आप देख रहे हैं, इतना बड़ा साइज है इंडिया का, और उस समय इस टाइप के जो स्टेप्स लिए गए ना कि आप वेल्थ वगैरह 1935 में आप देखेंगे कि सिर्फ 10% लोग वोट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो ये सिस्टम हटाकर जहाँ पर इलिटरेसी वगैरह इतनी ज़्यादा थी, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा थी, वहाँ पर ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी टाइप का सिस्टम लेके आया। इन सारी चीज़ों को दबाने के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक स्टेप्स लिया गया था। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के एडवांटेज में देख सकते हैं क्या है, इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी ब्रॉड बनी आपकी, लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट की यहाँ पर फीलिंग आने लगी कि उनकी भी कोई वैल्यू है। एक गरीब आदमी है, अगर वो वोट नहीं देता तो उसकी क्या होता है, उसको ये लगता है कि उसको की अहमियत ही नहीं है, लेकिन उसकी भी आज एक वैल्यू है, वो अपना वोट देता है। ठीक है, इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, इक्वलिटी को यहाँ पर बढ़ाया गया, माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि अब वो सब यहाँ पर वोट कर रहे हैं, और यहाँ पर नई होप लोगों को मिली, वीकर सेक्शंस को यहाँ पर नई होप मिली। तो अगर आपसे कभी आ जाता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे क्या एडवांटेज है, तो ये सारे एडवांटेज आप पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप में क्या देखेंगे हम, सिंगल सिटीजनशिप की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों में पावर यहाँ पर डिवाइड की गई है। हाउएवर वो टिल्टेड है थोड़ा सा सेंटर की ओर। ठीक है, इसके साथ हमारे यहाँ पर डुअल पॉलिटी है, सेंटर और स्टेट में पावर्स डिवाइड है, सब्जेक्ट्स यहाँ पर डिवाइडेड किए गए हैं। लेकिन हमने जो सिस्टम ऑप्ट किया है ना वो है हमारा सिंगल सिटीजनशिप, मतलब कि लोगों के पास एक ही सिटीजनशिप होगी, वो होगी आपकी इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, अगर हम दूसरी कंट्री जो फेडरल कंट्रीज हैं, अगर वहाँ पे जो देखते हैं नॉर्मली वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 2 सिटीजनशिप चलती हैं। मान के चलें यूएसए की बात करते हैं, ठीक है, अब यूएसए में आपका एक कोई स्टेट है, मान के चलें वाशिंगटन, तो वाशिंगटन की उसकी खुद की एक होगी आपकी, और उसकी खुद की बेसिकली सिटीजनशिप होगी, और अमेरिकन सिटीजनशिप तो आपकी रहेगी। तो यहाँ पर 2 सिटीजनशिप यहाँ पर चलती हैं आपकी, जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप यहाँ पर चलती है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए ईच पर्सन इज नॉट ओनली अ सिटीजन ऑफ यूएसए, वो पर्सन सिर्फ यूएसए का सिटीजन नहीं है, बल्कि वो जिस पर्टिकुलर स्टेट में बिलोंग करता है ना उसका भी वो क्या होगा यहाँ पर सिटीजनशिप होगा। तो यहाँ पर डुअल सेट्स ऑफ राइट्स चलते हैं, एक जो नेशनल गवर्नमेंट देती है, एक जो स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन इंडिया की बात करते हैं ना, वो किसी भी स्टेट में हो, फर्क नहीं पड़ता है कि वो महाराष्ट्र में है कि यूपी में है आपका। ओके, अब तो जम्मू कश्मीर में ये फर्क नहीं पड़ेगा आपका कि वो आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के किसी स्टेट्स में है। ओके, ये फर्क नहीं पड़ता, उसके पास सेम पॉलिटिकल राइट और सिविल राइट्स होंगे of citizenship all over the country and no discrimination is made between them। हालांकि कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कभी कभी ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स यहाँ पर कर दिए जाते हैं डोमिसाइल के बेसिस पर, जैसे कि पीएससी में आप देखेंगे कि राजस्थान के आप पीएससी में, मान के चले यूपी की आप पीएससी में एससी एसटी आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट्स में जब पीसीएस का देंगे तो वहाँ पर आप जनरल कैटेगरीज में काउंट होंगे। तो ये सारे फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको जमीन खरीदनी है तो आप ये नहीं होगा कि यूपी का आदमी राजस्थान में जमीन नहीं खरीद सकता है। सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। Despite the constitutional provision for a single citizenship, यूनिफॉर्म राइट्स फॉर ऑल द पीपल्स, इंडिया हैज बीन विटनेसिंग द कम्युनल। लेकिन आप देखें कि सारे सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन कई बार यहाँ पर क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कि इश्यूज खड़े हो जाते हैं। ठीक है,
कम्युनल डिस्प्यूट राइट्स हो जाते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वार, लिंग्विस्टिक क्लैसेस, एथनिक डिस्प्यूट्स। जैसे कि आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो कई बार डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं कि ये मराठियों की जगह है, यहाँ पर सिर्फ मराठी ही अपना ठेला, फलों का ठेला लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते हैं, बिहारी नहीं लगा सकते हैं, यूपी वाले नहीं लगा सकते हैं। तो इस टाइप के आप कई बार देखेंगे डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप चली आ रही है, ना महाराष्ट्र ना यूपी, कुछ सब एक ही हैं, लेकिन कभी कभी आप इस टाइप के भी डिस्प्यूट्स यहाँ पर देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का एक गोल था ना कि यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन को क्रिएट करना, वो अभी फुली यहाँ पर रियलाइज नहीं हुआ है। तो बेसिकली आप इस टाइप की स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिंगल सिटीजनशिप का जो गोल था क्या वो फुली रियलाइज हुआ है, क्रिटिकली एनालाइज करें, तो वहाँ पर आप इस टाइप की स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंडिपेंडेंट बॉडीज। अब इंडिपेंडेंट बॉडीज यहाँ पर क्या होती हैं आपकी। इंडिपेंडेंट बॉडीज में अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो मेन 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, वो आपके लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। ठीक है, ये तो 3 मेन ऑर्गन्स हैं ही आपके। इनके अलावा भी अगर आप बात करें ना, इनके अलावा भी कई सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, जिनके ऊपर बहुत सारा बोझ है, भार है, जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को, जो गवर्नेंस को प्रोवाइड करने में यहाँ पर हेल्प करती है। जैसे कि आपकी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, फ्री एंड फेयर लोगों को इलेक्शन प्रोवाइड करना। फ्री एंड फेयर यहाँ पर लोगों को इलेक्शन प्रोवाइड करना। पार्लियामेंट का इलेक्शन हो आपका, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो आपका, बेसिकली पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का या ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीएजी की बात करते हैं तो कॉम्प्ट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल, इसका क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ने जो भी बेसिकली आपने एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पैसा खर्च किया है ना अपने स्कीम्स के रूप में या किसी भी रूप में, उसको बेसिकली ऑडिट करता है। अब यहाँ पर क्या है, आपका कॉम्प्ट्रोलर जो लिखा है ना, ये बेसिकली इंडिया में नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम जो बॉडी है ना, ये आपकी पोस्टमार्टम बॉडी है। मतलब कि पैसा निकल जाता है, उसके बाद ये सिर्फ चेक करने आता है। जबकि आप यूएस में अगर बात करें तो कॉम्प्ट्रोलर का बेसिकली जो रोल होता है ना, जो पैसा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना होता है ना, वो इनकी साइन के बिना नहीं हो सकता है, जो कि इंडिया में ऐसा नहीं है। पैसा खर्च हो जाता है, उसके बाद ये सिर्फ यहाँ पर चेक करने आते हैं, इसलिए इसको पोस्टमार्टम बॉडी भी कहा जाता है। ये बेसिकली आपके गार्जियन ऑफ पब्लिक, इनकी रिपोर्ट के आप अनुसार देखें, कई बार आप राफेल जो डील वगैरह हुई उसके भी जो भी आप देखें जो करप्शन वगैरह हुआ, वो सारी चीज़ें आपकी इसी के, जितने भी स्कैम वगैरह हुए वो सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार ही फाइंड आउट किए गए हैं। इसलिए इनको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। एंड कमेंट्स ऑन द लीगलिटी एंड द प्रोप्राइटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि उन्होंने वो सही से एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने या नहीं किया है, वो यहीं से पता पड़ता है। फिर हम देखेंगे यूपीएससी का। यूपीएससी एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करता है ऑल इंडिया सर्विस में। आईएएस हो गया आपका, ठीक है, आईआरएस हो गया, बेसिकली आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया आपका। तो यूपीएससी यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके साथ ही साथ कई सारे मैटर्स में यहाँ पर एडवाइस भी करता है प्रेसिडेंट को, डिसिप्लिनरी मैटर्स में। इसी तरीके से आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इसलिए इन बॉडीज को बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाता है, कई सारी प्रोविजंस डाल दी जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। आप इनको हटाने के लिए बेसिकली क्या होगा, अब आप इनको नॉर्मली नहीं हटा सकते हो, कि ना ही इनका नॉर्मली ट्रांसफर कर सकते हो कि इनको हटाना है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन है। एक्सपेंशन जो है बेसिकली वो वोटिंग से आप तय नहीं कर सकते, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएंगे। एक बार भर्ती हो गई जिस उस पे, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस पे आप गुस्सा हो गए सर का तो इनका कर दिया कि सैलरी घटा देगी, ये सारे प्रोविजंस आप यहाँ पर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस की। अब इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या आता है आपका, इमरजेंसी प्रोविजन में आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही बेहतर तरीके से और एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ पर डाले हैं, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है जो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरनिटी
को हार्म पहुंचा सकती है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को बेसिकली हार्म पहुंचा सकती है, तो उसकी सेफगार्ड के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है, इमरजेंसी लागू कर सकता है। इसी के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 टाइप की इमरजेंसी यहाँ पर बताई कि 3 टाइप की इमरजेंसी आपकी यहाँ पर होती है। पहली इमरजेंसी है आपकी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अब आप, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल्स बोलते हैं, तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो नेशनल इमरजेंसी में क्या है आपका, ये आपकी डिक्लेयर हो सकती है अगर किसी कंट्री से युद्ध हो जाता है, या किसी कंट्री का एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर आर्म रिविलियन। जो आर्म रिविलियन है ना, ये पहले क्या था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स करके आपको लिखा हुआ था, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर चेंज किया गया। जब हम इमरजेंसी टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसको डिटेल में देखेंगे। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल है। अब ये 2 टाइप से हो सकता है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 क्या है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स हैं अगर स्टेट्स उनको फुलफिल नहीं कर सकता है तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नर या तो एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट रूल लगा दें, या प्रेसिडेंट विदाउट गवर्नर एडवाइस भी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा यह है कि सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, अगर सेंटर की डायरेक्शन पर नहीं खड़े उतरती है स्टेट, तब भी आप यहाँ पर देखेंगे प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर क्रेडिट का बेसिकली जब थ्रेट होता है तो अंडर आर्टिकल 360 आप यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लागू कर सकते हैं। अब इमरजेंसी में बेसिकली प्रोविजन क्या होता है, इमरजेंसी में जो फेडरल पावर, जो स्टेट की जो पावर होती है ना, वो खत्म कर दी जाती है। ये पूरा यूनिटरी मेजर्स हो जाते हैं, सेंटर के पास सारी पावर चली जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी मेजर्स है जिससे इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को सेफगार्ड किया जा सके। सारे पावर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से सारे पावर खत्म हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये आपका यूनिटरी स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बेसिकली इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपको किसी और वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड जो है आपका वो है आपका 3 टायर गवर्नमेंट। ओके, अब 3 टायर गवर्नमेंट क्या है, 3 टायर गवर्नमेंट आप देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पर आप देखेंगे जो लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, ये आपका 3 टायर गवर्नमेंट है। जो आप देखेंगे जो 3 टायर गवर्नमेंट है ना, वो बेसिकली आपका 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया। 73rd में पंचायती सिस्टम को इंक्लूड किया गया, 74th में म्यूनसिपालिटी सिस्टम को यहाँ पर इंक्लूड किया गया। तो इसमें क्या होगा, जो लोकल लेवल पर लोग हैं ना, उन्हें अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ना कि जो सेंटर में लोग बैठे हैं उनके। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके इसलिए यहाँ पर 3rd टायर सिस्टम यहाँ पर लेकर आए, जहाँ पर पंचायती और म्यूनसिपालिटी को यहाँ पर एम्पावर किया जाएगा। ओके, यही यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसको पार्ट 9th के तहत डाला गया इसमें, और एक नया शेड्यूल एंड न्यू शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और नया शेड्यूल यहाँ पर डाला गया 11th शेड्यूल। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या किया गया, 9th ए पार्ट में डाला गया म्यूनसिपालिटी को, और नया शेड्यूल यहाँ पर इंक्लूड किया गया, शेड्यूल 12 को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया गया है कि म्यूनसिपालिटी 3 टाइप की है, म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटी काउंसिल, फिर म्यूनसिपालिटी पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे पंचायत के यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बताए गए हैं, 3। ओके, जिला पंचायत। तो ये सारे पॉइंट्स जब हम डिटेल्ड में 3 टायर बॉडीज देखेंगे ना, तो उसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन की जाएंगी। इसके बाद है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या है आपका, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपके 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पर लेकर आए। इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, हिरार्की टाइप की बन जाती है, जहाँ पर आपकी क्या होगा, बेसिकली जो डिमांड्स वगैरह होती हैं, एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती हैं जो पर्टिकुलर कॉज के लिए क्रिएट होती हैं।
और उस कॉज पर काम करती हैं। फिर जो वहाँ के मेंबर्स के लोग होते हैं ना, उनकी हेल्प की जाती है, या तो उन्हें यहाँ पर फाइनेंशियली वो लोन सेंटर से लोन ले सकती हैं, जो ये सेंट्रल स्ट्रक्चर है उससे लोन वगैरह ले सकती हैं। ओके, पैसे भी कंट्रीब्यूट वगैरह कर सकती हैं। तो एक ये प्रोटेक्टिव, ये क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पर काम करती हैं। और जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया ना, इसके तहत यहाँ पर 3 चेंज यहाँ पर लाए गए। सबसे पहले आर्टिकल 19 इसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में कर दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। अंडर आर्टिकल 43 भी ये डीपीएसपी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 9B, ओके पार्ट 9 आप यहाँ पर देखें, पार्ट 9 क्या है आपका पंचायती सिस्टम, पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटी और पार्ट 9B क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अंडर आर्टिकल 243 ZH से लेकर आपका 243 जो ZT है, वहाँ पर ये सारी प्रोविजंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप देखेंगे पूरा क्या होता है, एक हायरार्की यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में यहाँ पर काम करते हैं, ऑटोनोमस होती है, यहाँ पर सरकार ने इन्हें कम्प्लीटली ऑटोनोमस दे रखी है, और यहाँ पर बेसिकली एक दूसरे की इकोनॉमिकली क्या करते हैं, ये यहाँ पर हेल्प करते हैं। इसके साथ इट एम्पावर्स अ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू मेक एप्रोप्रिएट लॉ। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर एम्पावर किया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए उनको बेसिकली वेलफेयर के लिए यहाँ पर अप्रोप्रिएट समय समय पर जो लॉ की जरूरत हो वो लॉ यहाँ पर लाए जाए। एंड थैंक यू गाइस। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे आपका क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये आर्टिकल्स, पार्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में कवर अप की जाएंगी। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया हुआ है, ये हमारा यहाँ पर प्लेटफॉर्म, इस चैनल पर आप जा सकते हैं, डिलीजेंस क्रैक एग्जाम करके है। यहाँ पर आपको सारे वीडियोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। द हिंदू एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल जो भी अच्छे होते हैं वो सारे कवर अप किए जाते हैं। इस चैनल पर आप जाके ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस। अगेन एक बार बोल रहा हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।